हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक होगा पहला, वो हम कंसंट्रेशन टर्म्स को समझेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे कि मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, जो हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं उस चीज़ को हमें पढ़ना है। उसके बाद ये हमारा पहला लेक्चर आज का रहेगा जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है एंड रॉल्स लॉ क्या होता है, ये किस चीज़ के बारे में डील करता है इसको समझेंगे। उसके बाद के लेक्चर में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है इस चीज़ को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंड लास्ट हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस और वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है उसको समझेंगे। और लास्टली हम लोग सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन आखिर होता क्या है। तो देखो, जैसे हम एक एग्जांपल से समझें कि जैसे हम शरबत अगर बनाते हैं, ठीक है, पानी में चीनी डालते हैं तो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया है ना। उसमें दो कंपोनेंट हम लोग मिला है, पानी मिला है, वाटर मिला है और उसमें शुगर मिला है। दोनों को जब हम घोल देंगे तो एक सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है, उसी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग को यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन हो सकता है एक से ज़्यादा कंपोनेंट को मिला करके बनाया जाए। फॉर एग्जांपल 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट। जैसे पानी में हम चीनी भी मिला देंगे, नमक भी मिला देंगे तो वो भी एक सॉल्यूशन बनेगा हमारा, है ना। पानी में हम चीनी मिला देंगे, ठीक है, ग्लूकोज मिला देंगे, नमक मिला देंगे, वो भी हमारा एक सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन होता क्या है, एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स को हम लोग मिक्स करके जो चीज़ बनाते हैं उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 ही कंपोनेंट रहे, 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 जितना भी कंपोनेंट मिला के हम बना सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होगा, इसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट ही प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है? इसमें हम लोग को सिर्फ 2 कंपोनेंट को मिक्स करके बनाना है। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या है। सॉल्यूशन हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल समझो, हम एक ग्लास लिए, ग्लास में क्या डाल दिए बच्चों, पानी डाल दिए। ठीक, अब पानी में हम क्या डाल दिए, मान लो यहाँ पे सैंड डाल देते हैं, बालू। ठीक है, तो उसको सैंड डालने के बाद हम क्या करेंगे, सैंड को मिला देंगे चम्मच से। तो क्या सैंड इसमें 100% डिजोल्व होकर हमेशा रहेगा? बोलेंगे नहीं, कुछ समय के बाद नीचे जा करके हमारा बालू जो सैंड हम लोग बोलते हैं वो बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होमोजीनियस हो पाएगा? बोलेंगे नहीं सर, होमोजीनियस नहीं हो पाएगा। क्यों? होमोजीनियस हम लोग बोलते हैं किसको है? होमोजीनियस हम लोग बोलते हैं जिसमें कंपोजिशन जो होता है मिक्सचर का यूनिफॉर्म होता है हर जगह पे। अगर यहाँ से हम थोड़ा सा उठा लें चम्मच, पानी में जो बालू मिला है, यहाँ पे कंपोजिशन, यहाँ पे कंपोजिशन, यहाँ पे कंपोजिशन, हर जगह अगर हमारा सेम रहेगा तो उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे पानी में अगर हम चीनी डाल दें, क्या डाल दें, पानी में अगर हम क्या डाल दें, शुगर ऐड कर दें। अब उसको हम बहुत अच्छे से मिला देंगे तो क्या शुगर नीचे जाके बैठता है? बोलेंगे नहीं, शुगर नीचे जाके बैठता नहीं है, वो इस प्रकार से डिजोल्व हो जाता है ताकि हम एक चम्मच पानी को उठा के अगर पी लें तो वो जो हमारा पानी है वो हमें मीठा लगेगा हर जगह से। यहाँ का भी पानी, यहाँ का भी पानी, हर जगह से निकालेंगे वही हमारा मिठास आएगा। ठीक है, इसका मतलब वो अच्छे से घुल चुका है। उसी मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस बोलेंगे। होमोजीनियस का मतलब होता है उस सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म हो जाए। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह एक ही जैसा वहां पर मिक्सचर तैयार हो जाए, उसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। वही चीज हम लिखे हैं, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। 2 और मोर कंपोनेंट्स, है ना, 2 और मोर कंपोनेंट्स जो कि केमिकली इनर्ट होना चाहिए। आप बात को समझो, ऐसा नहीं है कि हम HCl में NaOH को मिला दें। समझो बच्चों क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे HCl ले लिए हैं, उसमें NaOH को मिला देंगे तो ये भी तो हमारा एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। लेकिन ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है ना, HCl और NaOH हमको मालूम है एक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा। तो अब ये हमारा ना केमिकली रिएक्टिव सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ पे हम लोग को जो लेना है वो केमिकली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। क्योंकि अगर ये अपने कंपोजिशन को रिएक्ट करके, मतलब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके अपने प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर ले, एक नया चीज बना दे, तो उस चीज को तो हम स्टडी नहीं करेंगे ना। तो हम लोग यहाँ पे कैसा कंपोनेंट लेंगे जो आपस में नॉन रिएक्टिव हो या इनर्ट हो, आपस में रिएक्ट न कर जाए। जैसे पानी में चीनी डाल देंगे, पानी में ग्लूकोज डाल देंगे तो वो आपस में रिएक्ट नहीं करेगा बच्चों, है ना। वैसे चीज को हम लोग को यहाँ पर लेना और पढ़ना है। ठीक है, तो चलो इस बात को हम डिफिनेशन यहाँ पे लिखे, इसको देख लेना है क्या है। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस है जो आपस में रिएक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे HCl और NaH वाला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, शुगर और सैंड वाला लेंगे। ये भी नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस नहीं है। देखो ध्यान से, ये सैंड जो लिए नीचे जाके क्या होगा, बैठ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, है ना, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। ये वाला क्या है बच्चों, तो बोलेंगे सर ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, और ये तो रिएक्टिव हो जाएगा ना, तो केमिकली ये क्या है, केमिकली
रिएक्टिव हो जाएगा। तो केमिकली रिएक्टिव वाले को भी हम ऐसे सब्सटेंस को नहीं लेते हैं जो आपस में रिएक्ट कर जाए। तो यानी कि हम लोग इस टाइप के सॉल्यूशन को यहाँ स्टडी करेंगे। पहला तो ये हमारे जो सिलेबस में यहाँ पे हमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं 2 और मोर सब्सटेंसेस का हम बना सकते हैं, हम कितना भी कंपोनेंट को मिला के मिक्सचर बना सकते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है उसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो बच्चों। इसको हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से। इसको भी हम मिटा रहे हैं, इसको लिख लोगे डेफिनेशन। तो बोलेंगे यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन को ले रहे हैं, सॉल्यूशन कैसा लेंगे, तो बाइनरी सॉल्यूशन। कैसा? बाइनरी सॉल्यूशन। इसका मतलब इसमें कितना कंपोनेंट्स होगा, तो बोलेंगे ओनली 2 कंपोनेंट्स होगा। समझ में आया? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट हो उसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। 4 वाले को क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। 4 वाले को क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब जिसमें 4 कंपोनेंट है, जैसे पानी में चीनी मिला दिए, नमक मिला दिए, ग्लूकोज मिला दिए। ठीक है, तो 4 कंपोनेंट हो गया। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ये डिस्कस करना है, इसलिए इसमें 2 कंपोनेंट रहेगा। तो ये 2 कंपोनेंट क्या क्या रहेगा बच्चों, तो बोलेंगे एक को हम बोलते हैं सॉल्यूट, एक को क्या बोलते हैं, बोलो सॉल्यूट। तो अगले को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ये दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। बच्चों कहानी क्लियर है? दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट, दोनों को मिलाने पे क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, इसको लिखो। सब कुछ फ्रेश दिख रहा है। तो बोलेंगे हमें 2 कंपोनेंट का मिक्सचर बनाना है, वो होमोजीनियस होना चाहिए। 2 कंपोनेंट का मिक्सचर कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और केमिकली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। तो उन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होगा, एक सॉल्यूट जो लेसर अमाउंट में, आप सॉल्यूट बोलते किसको है, तो बोलेंगे जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, और जो एक्सेस अमाउंट या लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। बच्चों ध्यान से समझो, जो लेसर अमाउंट या लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे। तो देखो ध्यान से, जैसे हम 2 चीज मिला लिए, ठीक है, पानी में चीनी मिला दिए, तो अब सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, तो बोलेंगे अगर 1 गिलास पानी है, ठीक है, उसमें हम 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, तो जो कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। कहानी समझ आ रहा है? जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, और जो एक्सेस अमाउंट यानी कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। ध्यान समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड in 100 ग्राम ऑफ H2O। समझ में आ रहा है? तो इसमें सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा बच्चों, तो बोलेंगे इसमें हमारा सॉल्यूट है NaOH, और हमारा सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट होगा डियर स्टूडेंट्स वाटर। समझ में आ रहा है? तो कैसे समझे, जो कम मात्रा में प्रेजेंट है 10 ग्राम हमारा NaH है और 100 ग्राम वाटर है। बोलोगे सर वाटर को क्या ग्राम में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं हम लोग। वाटर को हम लोग मास के टर्म में भी लेंगे, है ना, वाटर को मास के टर्म में लेंगे, वॉल्यूम के टर्म में भी लेंगे, आगे उसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स में। तो अगर हम बोलेंगे 10 ग्राम हमारा NaH डिसॉल्व है 100 ग्राम में, तो हम क्या बोलते हैं, जो छोटे अमाउंट में, कम अमाउंट में रहेगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, और जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। अब इस दोनों को मिला देंगे, ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 100 ग्राम सॉल्वेंट और 10 ग्राम सॉल्यूट मिलके 110 ग्राम का सॉल्यूशन तैयार होगा। यानी कि सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो बोलेंगे 10 ग्राम सॉल्यूट प्लस 100 ग्राम सॉल्वेंट, है ना, मिलके कितना बनाएगा, 110 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 110 ग्राम। समझ में आ रहा है? दोनों को मिक्स कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में हम लोग समझ लिए। अब ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों कि कभी कभी दोनों का मास इक्वल अमाउंट में दे दे। फॉर एग्जांपल NaOH भी 50 ग्राम दे और वाटर भी 50 ग्राम दे, तो उस केस में हम लोग कैसे समझेंगे कि हमारा
सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, समझना बात को क्या बोल रहे हैं। जैसे अगर हमें कम अमाउंट में दिया, जैसे सॉल्यूट हमें दिया जाए 10 ग्राम और सॉल्वेंट दिया, जैसे वाटर दिया गया मान लो 90 ग्राम 100 ग्राम, ठीक है, और चीनी दिया गया 10 ग्राम, तो हम समझ जाएंगे चीनी हमारा सॉल्यूट है और क्या कहते हैं पानी हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। लेकिन मान लो दोनों का अगर मास सेम दे दिया जाए, तो वैसे केस में हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे कौन हमारा सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो वैसे केस में ना हम लोग मोल्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। जिसका मोल्स कम रहेगा वो हमारा सॉल्यूट बन जाएगा और जिसका मोल्स ज़्यादा रहेगा बच्चों वो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा। कहानी क्लियर है, इसको नोट कर लेना है, आगे हम बता रहे हैं इसी चीज़ को। लेसर अमाउंट वाले को सॉल्यूट और एक्सेस अमाउंट लार्जर अमाउंट वाले को हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। अब समझो अगर कभी कभी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर दोनों का मास सेम दे दिया जाए ना, तो वैसे केस में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारा सॉल्यूट है कौन हमारा सॉल्वेंट है। तो ध्यान समझो, फॉर एग्जांपल के लिए हम बात कर रहे हैं 180 ग्राम ऑफ, मान लो या एक काम करो 80 ग्राम ऑफ NaOH is present in 80 ग्राम ऑफ H2O। समझ में आ रही है बात। देखो ध्यान से, यहाँ 80 ग्राम NaOH और 80 ग्राम वाटर, एक एग्जांपल हम अपने मन से ले लिए, ठीक है। तो बोलेंगे दोनों में तो मास सेम है, तो अब कैसे समझेंगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो बोलेंगे उस केस में हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। यानी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालेंगे। तो बोलेंगे गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम जानते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में क्या बच्चों, मोलर मास। गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास हमारा कौन है, कितना है, NaOH का 80 और मोलर मास NaOH का कितना होता है, 40 होता है। कैसे, तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसको जब जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि NaOH का मोल्स कितना हो गया 2। उसी प्रकार नंबर ऑफ मोल्स हम किसका निकालेंगे, वाटर का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी गिवन मास कितना दिया हुआ 80 और मोलर मास वाटर का कितना होता है 18। कैसे, तो बोलेंगे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है मोलर मास, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास करेंगे तो चूंकि ये मॉलिक्यूल है तो मोलर मास हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16। समझ में आ रहा है। अगर हम मोल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसको मोलर मास बोलेंगे ना। जैसे 1 मोल का कोई भी चीज मास क्या होता है, मोलर मास कहलाता है। इस चीज को तो हम डील किए हुए हैं, है ना, मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में। तो बोलेंगे 16 2 18। अब इसको कटा लो कितना बार में जाएगा, 18 4 जा 72 होगा ना। तो बोलेंगे 80 में भाग दो, 18 4 जा 72, 8.0 18 4, यानी कि देखो कितना आ रहा है 4.4 इसका मोल्स आ रहा है निकल कर, है ना। तो देखो ध्यान से, ज्यादा कौन निकल के आया, ज्यादा मोल किसका निकल के आया, तो वाटर का, है ना। ज्यादा मोल्स किसका निकल के आया, वाटर का। इसका मतलब अब भी हमारा सॉल्वेंट कौन है, तो सॉल्वेंट हमारा वाटर है और सॉल्यूट कौन है बच्चों, तो सॉल्यूट हमारा NaOH है। समझ आ रहा है। इस प्रकार से हम डील कर लेंगे कि हमारा सॉल्यूट कौन बनेगा, सॉल्वेंट कौन, क्योंकि इसमें कभी कभी कंफ्यूजन आता है। तो जिसका मोल्स कम होगा ना, इसका मोल्स कम होगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे और जिसका मोल्स ज्यादा उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलो यहाँ तक कहानी समझ में आया। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म्स हम जैसे आज बोले हैं कि सबसे पहला टर्म हम लोग को यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म समझना है सॉल्यूशन में। तो कंसंट्रेशन टर्म्स को सीखने से पहले हमें ना मोल्स के बारे में थोड़ा सीखना जरूरी है कि मोल्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि मोल्स का बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है इस चैप्टर में। बिना अगर हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़े आगे बढ़ेंगे तो बहुत कठिनाई होगी, ठीक है। तो ध्यान से, मोल्स होता क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं ना 1 दर्जन में 12 होता है, तो उसी प्रकार 1 मोल में 6.022 गुना 10 पे पावर 23 पार्टिकल्स होता है। मोल एक गिनती का संख्या है। समझ में आ रहा है, मोल एक गिनती का संख्या है। जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में लैंग्वेज यूज करते हैं, 1 दर्जन अंडा है, 1 दर्जन केला है, तो उसमें 12 मानते हैं। तो उसी प्रकार केमिस्ट्री में हम लोग मोल समझते हैं कि 1 मोल में कितना सब्सटेंस, तो बोलेंगे 6.022 गुना 10 पे पावर 23 पार्टिकल्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं और इसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मोल कॉन्सेप्ट तो हम लोग बहुत डिटेल में समझे हैं। आज हम लोग एक शॉर्टकट तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी सवाल बना पाएंगे, ठीक है। तो एकदम शॉर्टकट क्या है, जैसे देखो फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं ना कि नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ना, तो अगर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिया हुआ है,
तो उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 6.022 गुना 10 पे पावर 23 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। एक फॉर्मूला ये भी होता है कि जब हमें मास के टर्म में दिया हुआ है गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर गिवन मास, कितना मास हमारा दिया है सब्सटेंस का अपॉन में मोलर मास। मोलर मास, अब मोलर मास क्या होता है सर, तो बोलेंगे मोलर मास हम लोग कैलकुलेट करने जानते हैं, जैसे NaOH का निकाले थे, सभी एटम्स के मास को जोड़ करके, मतलब एक मोल के मास को जोड़ करके हम लोग मोलर मास फाइंड करते हैं। तो मोलर मास हम लोग बोलते हैं किसको है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो गिवन मास बाय मोलर मास के फॉर्मूला से नंबर ऑफ मोल्स हम लोग यहाँ पे बच्चों निकाल सकते हैं। ठीक है, गिवन नंबर, ये गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मोलर मास हम फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी चीज़ का। जैसे वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम, यानी कि एक मोल का मास 18 ग्राम। तो वाटर में जैसे एक ऑक्सीजन होता है, 2 हाइड्रोजन होता है, तो बोलेंगे सबके मोलर मास को ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो चलो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। तो ये फॉर्मूला होता है कि बच्चों हम भूल जाते हैं, तो हम ना यहाँ से एक शॉर्टकट तैयार करेंगे, शॉर्टकट तैयार करके कोई भी मोल कॉन्सेप्ट का सवाल आएगा उसको हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको चलो नोट कर लो। हम एक शॉर्टकट यहाँ पे बता रहे हैं कि जल्दबाजी में हम कैसे मोल्स को निकालेंगे, क्योंकि मोल्स का यूज़ हमारा इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाला है बच्चों। ठीक है, देखो करना क्या है, मेरा शॉर्टकट क्या है मोल निकालने के लिए, बोलेंगे देखो ध्यान से, बीच में हमें रखना है मोल, इधर रखना है क्या, मास। ठीक है, और इधर क्या रखना है हमें बच्चों, बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर हमारे पास मोल दिया हुआ है, ठीक है, और मास निकालना है तो इसको गुना करेंगे हम लोग मोलर मास से। किससे गुना करेंगे बच्चों, मोलर मास से गुना करेंगे। मोल अगर दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 मोल CO2 दिया हुआ है तो उसका मास कितना हो जाएगा, तो CO2 का मोलर मास निकालेंगे 44 ग्राम होता है, तो उसका मास हो जाएगा 44 ग्राम। और अगर मास हमें दिया हुआ है और वापस हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है, तो डिवाइड करेंगे हम लोग किस चीज़ से, मोलर मास से। ठीक है, बात को समझो, मोल से अगर मास निकालना है तो मोलर मास से गुना कर देंगे, और मास दिया हुआ अगर मोल निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल लेके समझेंगे। उसी प्रकार अगर हमें मोल दिया हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों की इस चीज़ से 6.022 गुना 10 पे पावर 23 एवोगाड्रो नंबर से। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है और हमें मोल चाहिए तो क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे 6.022 गुना 10 पे पावर 23 से। ठीक है, उसी प्रकार कभी कभी ना हमें वॉल्यूम ऑफ गैस भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है, वॉल्यूम ऑफ गैस। हाँ, तो देखो ध्यान से, जैसे हमें वॉल्यूम ऑफ अगर गैस निकालना है तो गुना करेंगे किस चीज से, 22.4 लीटर एट STP। और ध्यान से ये दोनों तो आसान है, ये वाला तो आसान है, मास निकालना किसी का भी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी चीज़ है, अगर मोल दिया हुआ मास निकालना है तो मोलर मास से गुना कर देंगे, चाहे लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है। ये जो फॉर्मूला तीसरा वाला लगता है ना, ये थर्ड वाला 22.4 लीटर वाला, इसको ध्यान से समझो, ये सिर्फ गैस के केस में लगता है। किसके केस में लगता है, गैस के केस में, और वो भी कंडीशन वेरी करता है। जैसे हम लोग जनरली 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या अगर ml में निकालेंगे तो 22,400 ml एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, है ना, ये जिसका वैल्यू कितना होता है, तो बोलेंगे प्रेशर हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर हो जाता है 273 केल्विन। समझ में आना बात, ध्यान से समझना। तो ये अगर हमें मोल दिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, स्पेशली गैस के केस में बात करेंगे तो 22.4 लीटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और उल्टा अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ मोल निकालना है तो डिवाइड कर देंगे बच्चों की इस चीज़ से 24.4 लीटर एट STP। समझ आ रहा है, STP का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ है सवाल में तो हमें 22.4 लेना है। कभी कभी देखो होता क्या, इसका वैल्यू हम लोग ना 22.7 लीटर भी लेते हैं। समझ आ रहा है, 22.7 लीटर भी लेते हैं, लेकिन कब, जब उसका प्रेशर और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 1 बार प्रेशर दिया रहेगा और 273 केल्विन टेम्परेचर दिया रहेगा। समझ में आ रहा है, 1 बार और 273 केल्विन अगर टेम्परेचर दिया हुआ है तो 22.4 लीटर ना लेकर कितना लिया जाता है, 22.7 लीटर। लेकिन कैलकुलेशन में इजी यही पड़ता है, इसलिए हम लोग जनरली यही यूज करते हैं। लेकिन अगर वो दे दिया है कंडीशन, है ना, कि 1 बार और 273 केल्विन है, 1 एटमॉस्फेयर नहीं है, तो फिर
2.4 लीटर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ना, इसको हम लोग मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। ये जो 22.4 लीटर है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम बच्चों हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, है ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2-3 डाटा ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो चलो देखो ध्यान से, हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं अभी कि अगर हमें मोल दिया हुआ है और मास निकालना है तो मोलर मास से गुना कर दो, और मास दिया हुआ है मोलर मास से भाग कर दो तो मोल निकल जाएगा। बहुत अच्छा शॉर्टकट है बच्चों, इससे कोई भी मोल कॉन्सेप्ट का सवाल बहुत आसानी से निकल जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लो, आगे हम लोग आते हैं इसके ऊपर कुछ एक छोटा सा सवाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा लेक्चर तो चल रहा है सॉल्यूशन का ना, तो इसमें हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि हमें मोल निकालने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगा जब इस चैप्टर को हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लेना बच्चों। जैसे देखो छोटा छोटा सवाल एक दो हम लोग करके इसको तैयार कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन दिया रहेगा, find the number of moles of CO2, find the number of moles, ऐसा करते हैं, find the number of moles present in 88 ग्राम ऑफ CO2। अगर 88 ग्राम CO2 है तो कितना नंबर ऑफ मोल्स आएगा, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं 12.044 गुना 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। तो देखो बच्चों बहुत सारे बच्चे ना इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास, बोलेंगे वैसे मत करो। आसान तरीका जो यहाँ पे हम अभी सिखाए हैं, ये हो सकता है थोड़ा सा भारी लगे लेकिन बहुत आसान होता है, कोई सवाल हमारा तुरंत बन जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे डील करते हैं, हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ना, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना। दिया हुआ क्या, देखो पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ क्या है, तो बोलेंगे सर 88 ग्राम दिया हुआ, ठीक है। तो 88 ग्राम क्या दिया है, 88 ग्राम ऑफ CO2। इससे हमें मोल्स निकालना तो भागा करते थे किस चीज़ से, मोलर मास से। तो मोलर मास CO2 का कितना होता था, 44 होता था ना, ध्यान दो। मोलर मास CO2 का कितना होता था, 44। कैसे, CO2 का अगर हम मोलर मास निकालेंगे तो कार्बन का 12 होता है, 2 इंटू ऑक्सीजन का 16 होता है, तो करेंगे तो 44 आएगा, ठीक है। तो डिवाइड करो, 88 डिवाइडेड बाई 42 कितना हो जाएगा, 2 मोल्स प्रेजेंट हो जाएगा। कहानी समझ आया? एक नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से। जब भी हमको मास दिया हुआ है तो मास को इधर रख लो, मोल्स को इधर रख लो। चलो इसको फिर से एक बार हम करके दिखा देते हैं, मतलब वही अपने फॉर्मूला पे बोलेंगे करना क्या है। तो जब भी कोई क्वेश्चन दिया है, मोल मास दिया हुआ है, ठीक है, तो मास से अगर हमको मोल पे आना है तो क्या करो, डिवाइड करो मोलर मास से, ठीक। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, इससे भी हमें मोल्स पे जाना है तो डिवाइड करना है किस चीज़ से, एवोगाड्रो नंबर 6.022 गुना 10 पे पावर 23 से, ठीक है। जैसे इस वाले पहला क्वेश्चन का आंसर देख लो, हमें दिया हुआ क्या है, मास दिया हुआ है, तो मास को इधर लिख लेते हैं 88 ग्राम। हमको आना कहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स पर आना है, तो डिवाइड करो किससे, मोलर मास। मोलर मास कितना होता है, 44। तो 44 डिवाइडेड बाई 88 डिवाइडेड बाई 44 करो कितना आ जाएगा, 2 मोल्स CO2 का प्रेजेंट होगा। कहानी क्लियर है एकदम, हमेशा ऐसे शॉर्टकट अपनाना है। दूसरे क्वेश्चन में आओ, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिया है, 12.044 इंटू 10 पे पावर 23 दिया हुआ है। और जाना कहाँ पे, मोल पे जाना है, तो बोलेंगे बाहर से जब भी अंदर आना है, ये मोल हमारा अंदर है तो डिवाइड करके आएंगे, और जब मोल दिया है इससे बाहर जाना है तो गुना करके जाएंगे। कहानी क्लियर है? तो चलो ये दिया हुआ है, इसको हम लोग किस चीज़ से भागा कर दें, तो डिवाइड कर देते हैं सर 6.022 गुना 10 पे पावर 23 से। कहानी क्लियर है? 6.022 गुना 10 पे पावर 23। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो 2 मोल्स इसका भी आंसर हमारा आ जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं बच्चों? फर्स्ट का भी आंसर कितना आया, 2 मोल आया, और सेकंड का भी आंसर कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। कहानी क्लियर है? तो जब भी हमें मोल दिया है, बाहर की तरफ जाना है, मास या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो गुना कर दो, इधर मोलर मास और इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। और जब भी हमें मास या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया, मोल निकालना है, तो डिवाइड कर दो किससे, मोलर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। कहानी क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी सवाल को डील कर पाएंगे जल्दबाज में, ठीक है। कहानी क्लियर है? तो इसको नोट कर लेना है बच्चों, हम मिटा रहे हैं।
एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द मास ऑफ H2SO4 present in 196 gram of H2SO4. Find the number of अच्छा मास नंबर ऑफ मोल्स निकाले। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द मास निकाल लेते हैं। पहले कर लो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 196 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या कर लेंगे, फाइंड द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ H2SO4। कहने के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 196 ग्राम। देखो शॉर्टकट समझो, वो फॉर्मूला को ध्यान मत रखो, फॉर्मूला ध्यान रखने से कोई फायदा नहीं है ना। तो बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालना, क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो 196 ग्राम दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो किससे डिवाइड कर देंगे, हमको मोल्स निकालना है किसका, H2SO4 का। तो जब भी मास दिया हुआ, मास को इधर लिखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इधर लिखना। ठीक है, जाना कहाँ है, मोल पर। तो किससे डिवाइड करेंगे, इसी H2SO4 के मोलर मास से। तो H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, 98 होता है ग्राम पर मोल। इसका यूनिट क्या होता है मोलर मास का, ग्राम पर मोल। H2SO4 है ना, 196 ग्राम H2SO4 निकाल के देखो। 2 हाइड्रोजन है, उसका 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, 4 ऑक्सीजन का 16 × 4, सबको ऐड करोगे तो 98 ग्राम पर मोल आएगा। 196 डिवाइडेड बाई 98 करो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 मोल्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है। जब भी मास दिया रहेगा, मोल निकालना तो डिवाइड कर दो, है ना। और जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहेगा, मोल निकालना तो डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से। उसी प्रकार दूसरा सवाल है हमारा, ठीक है, मास ऑफ H2SO प्रेजेंट इन 3 मोल्स, यानी कि इस बार हमें मोल्स दिया हुआ है कितना, 3, और हमें निकालना क्या है बच्चों, मास निकालना है। ठीक है, तो किससे गुना कर देंगे, बोलेंगे उसी के मोलर मास से। तो उसका मोलर मास कितना होता है, 98। तो 98 × 3 करो, कितना हो जाएगा, 294 ग्राम। समझ में आ रहा है। देखो कैसे किए, तो इसको 100 मान लेंगे तो 300, लेकिन ये क्या है 98, तो 2 कम है, तो 2 × 6 इसमें घटा दो। इसको 100 माने तो 300 हो गया, इसमें 2 कम है तो 2 × 6 घटा दो, यानी कि 294 ग्राम्स हमारा इसका मास आ जाएगा। ठीक है, जब भी मोल दिया रहेगा, मास निकालना तो मोलर मास से गुना करो, मास दिया है, मोल निकालना तो पीछे जाना है तो मोलर मास से भागा कर दो। ठीक है, इसको मोलर मास से यहाँ पे हम क्या किए बच्चों, बोलो भागा कर दिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स देता तो वहाँ से भी हम लोग इस सवाल को बना सकते थे। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो बच्चों। हमारे नेक्स्ट इसी के ऊपर कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, किसके ऊपर, कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर आ रहे हैं बच्चों, क्योंकि मोल का भी हमको थोड़ा थोड़ा जानकारी हो गया है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है, जिसके ऊपर आगे टोटल सॉल्यूशन चैप्टर आधारित रहेगा, उसे हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स बोलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है ऐसे समझना कि देखो ध्यान से, मान लो एक गिलास में पानी लिए हैं, ठीक है, उसमें हम 1 चम्मच चीनी डाल दिए। ठीक, ऑन द अदर हैंड दूसरे गिलास में 1 गिलास पानी लिए हैं, उसमें हम 5 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड कौन होगा, तो बोलेंगे जिसमें हम ज़्यादा अमाउंट में शुगर डिजोल्व किए, तो वो हमारा ज़्यादा कंसंट्रेटेड थिक सॉल्यूशन बनेगा ना। और ऑन द अदर हैंड जिसमें 1 चम्मच चीनी डाले थे, शुगर डाले थे, वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। तो पानी में हम चीनी मिलाए तो सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन को हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं, एक डाइल्यूट और दूसरा कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड किसको बोलेंगे, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर शरबत है तो वहाँ तो हम अमाउंट ऑफ से पता कर सकते हैं, जैसे पी करके देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा गहरा है, कौन ज़्यादा पतला। लेकिन अगर मान लो उसी में हम NaOH डाल रहे हैं या यूरिया डाल रहे हैं पानी में, तो उसको तो हम पी के नहीं देखेंगे। तो वहाँ पे कैसे हम डील करेंगे बच्चों, तो बोलेंगे सर वहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मोल से डील करते हैं। कि हमारा नीचे मान लो सॉल्यूशन है, मतलब नीचे हमारा डिनोमिनेटर में मान लो सॉल्वेंट है, तो 1 लीटर मान लो सॉल्वेंट लिए हैं या 1000 ग्राम सॉल्वेंट लिए हैं, उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स हमारा सॉल्यूट का डिजॉल्व है। समझना बात को, कि जैसे अगर हम पानी में चीनी मिलाएंगे, ठीक है, तो उसको तो हम पी के देख सकते हैं कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, कौन ज़्यादा डाइल्यूट है। लेकिन
अगर हम पानी में यूरिया डाल रहे हैं या पानी में मान लो हम क्या डाल रहे हैं NaOH डाल रहे हैं या HCl डाल रहे हैं या H2SO4 डाल रहे हैं, तो वहाँ पे तो हम पी के पता नहीं लगाएंगे। तो वहाँ कैसे पता लगाते हैं कि कौन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है कौन ज़्यादा डाइल्यूट है? तो वहाँ पर बच्चों हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में पता लगाते हैं, कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है हमारे नीचे गिवन क्वांटिटी स्पेसिफाइड रहेगा। फॉर एग्जांपल 1 लीटर सॉल्यूशन रहेगा या 1000 ग्राम सॉल्वेंट रहेगा, इस प्रकार से, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 लीटर पानी है, उसमें अगर हम 1 मोल यूरिया डाल रहे हैं, ठीक है, यानी कि 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स यूरिया का डाल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड 1 लीटर पानी में हम लोग 2 मोल यूरिया का डाल रहे हैं, तो कौन ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा? तो बोलेंगे सर 2 मोल वाला। तो वही कंसनट्रेशन टर्म्स को यहाँ पे हम लोग डील करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कंसनट्रेशन टर्म्स क्या है? तो इट रिलेट्स solute and solvent, या it gives relationship between solute and solvent या सॉल्यूशन। सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के बीच क्या रिलेशनशिप है, कितना डाइल्यूट कितना कंसंट्रेटेड है, उसी के बारे में ये हमें बताता है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इट टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। इस कंसंट्रेशन टर्म्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट टेल्स us about the amount of solute present in given amount of solvent या सॉल्यूशन। अब बोलेंगे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल समझो हमारा मान लो सॉल्यूट या सॉल्वेंट या सॉल्यूशन किसी की बात करें, मान लो यहाँ पर हमारा 1000 ml हमारा H2O दिया हुआ है, ठीक। 2 हम लोग बर्तन ले लेते हैं, एक 1000 ml ले लेते हैं वाटर का, और दूसरा में भी हम क्या करते हैं बच्चों 1000 ml ही वाटर, मतलब दोनों जगह हम क्या किए बोलो 1000 ml ऑफ वाटर ले लिए। इसमें भी 1000 ml ऑफ वाटर है और इसमें भी 1000 ml ऑफ वाटर है। इसमें ना हम 1 मोल किसका डाल रहे हैं? H2SO4 डाल रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं बच्चों? 2 मोल H2SO4 डाल रहे हैं, ठीक है। 2 मोल H2SO4 डाल रहे हैं, समझ आ रहा है? इसमें 1 मोल डाल रहे थे, उसमें 2 मोल डाल रहे थे। तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड कौन होगा बच्चों? ज़्यादा कंसनट्रेटेड कौन होगा? जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होगा, समझ आ रहा है? तो ये हमारा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा और ये हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। ये क्या बनेगा? ये हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा और ये हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो यही कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ढेर विभिन्न प्रकार का कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग को पढ़ने जाना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग मास बाय मास को समझेंगे, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को समझेंगे, फिर मास बाय वॉल्यूम को समझेंगे। 3 समझने के बाद फिर हम लोग मोल फ्रैक्शन को समझेंगे, फिर मोलारिटी, नॉर्मेलिटी और पार्ट्स पर मिलियन। इतने कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग समझेंगे। हर चीज़ में हम लोग कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं, लेकिन अलग अलग क्राइटेरिया में उस चीज़ को डिफाइन करते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलो इसको अगर लिखना है तो लिख लो कि ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमें क्या बताता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। जैसे 1000 ml वाटर था दोनों कंटेनर में, इसमें 1 मोल H2SO4 या मान लो 1 मोल हमारा क्या है वाटर मान सकते हैं, 1 मोल H2SO4 या 1 मोल चीनी मान सकते हैं या ग्लूकोज, जो भी तुमको मानना है, कोई भी सोयाबीन थोड़ी समझेंगे कि सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है ना। या यहाँ पे 2 मोल हम क्या डाल रहे हैं? ग्लूकोज डाल रहे हैं, C6H12O6, ठीक है। तो 2 मोल डाल रहे हैं, तो वहाँ पे फिर हम पता लगाएंगे कि कौन हमारा कंसंट्रेटेड है या कौन सा डाइल्यूट है, ठीक है बच्चों। इसको नोट करो, वीडियो में सब कुछ ठीक आ रहा है, ठीक है। चलो इसको हम लोग यहाँ पे मिटाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म्स जो है बच्चों वो हम लोग पढ़ेंगे मास बाय मास। मास बाय मास का क्या मतलब होता है? मास बाय मास परसेंटेज भी इसको हम लोग बोलते हैं, या मास बाय मास भी बोलते हैं, या परसेंटेज बाय मास भी हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म्स देखो ध्यान से, सबसे पहला हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, मास बाय मास परसेंटेज। इसको हम लोग लिखेंगे W/W से। कैसे लिखेंगे? W/W, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। या इसी को हम लोग
सिर्फ और सिर्फ मास परसेंट के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा करके बहुत सारा टर्म हमको दिया रहेगा, चाहे डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दे दिया जाएगा, ठीक है, या मास बाई मास परसेंटेज लिखा रहेगा, या मास परसेंटेज ऐसे भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें दिया रहेगा तो समझ जाएंगे कि हमें कंसंट्रेशन टर्म्स मास बाई मास को समझना है। तो देखो ध्यान से, मास बाई मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहीं भी लिखा रहेगा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट, अगर या ऐसे समझो मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंट को हम लोग डील क्या करेंगे, इसको हम लोग समझते कैसे हैं, तो बोलेंगे सर इसको हम लोग समझते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास बाई मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। किसका हम निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का, ठीक है। मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट या डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो कैसे लिखेंगे इसको, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से समझना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज मास बाई मास, है ना, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे कहते हैं डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट। इसका मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, देखो ध्यान से हम लोग ना दो टर्म यहाँ पे मानेंगे 1 और 2, ठीक है। 2 से हम लोग हमेशा सॉल्यूट को डिनोट करेंगे और 1 से हमेशा हम लोग सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे। बुक में ए और बी भी दिया रहता है ना, 1 या ए से इसको मान लेते हैं, 2 या इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूट को हमेशा हम लोग 2 सिंबल 2 से डिनोट करेंगे और 1 से हम लोग सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे, ठीक है। इस बात को हम लोग बच्चे ध्यान रखेंगे। देखो ध्यान से, जैसे डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट हमको निकालना है, क्या निकालना है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट हम लोग को निकालना है, किसका, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, W2 किसका निकालना है, सॉल्यूट का, अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो टोटल मास इंटू यहाँ 100 भी करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, मास बाई मास परसेंटेज। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, टोटल मास सॉल्यूशन का लेना है, समझ आ रहा है, ध्यान समझो। तो बोलेंगे W बाई डब्ल्यू परसेंट कैसे निकालेंगे, W2 अपॉन में W1 प्लस W2 इंटू 100, ये हमारा W बाई डब्ल्यू परसेंटेज बन गया, ठीक है। अगर हमको सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का मास अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो W1 प्लस W2 करके बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। W1 क्या है हमारा, तो बोलेंगे सर W1 है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो W2 हमारा क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट। इस चीज को हमें तुम ए और बी से ही मान सकते हो, हम यहाँ 1 और 2 में पूरे चैप्टर में डिनोट करेंगे, ठीक है। तो W बाई डब्ल्यू परसेंट अगर हम निकालना है तो क्या करेंगे, W2 अपॉन में W1 प्लस W2 इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना है क्या है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना है बच्चों, इसको नोट कर लो, मास बाई मास परसेंटेज क्या है, ठीक है। जैसे समझो इसमें होगा क्या, सवाल कैसे दिया जाएगा, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं यहाँ पे, है ना, इसको नोट कर लो, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। इसमें दिया क्या जाएगा हमें बच्चे थोड़ा सा समझना है। एग्जाम्पल रहेगा 10% ऑफ NaOH बाई मास, इस तरह से लिखा दिया जाएगा। देखो ध्यान से क्या रहेगा, 10% ऑफ NaOH बाई मास, यानी कि बाई मास लिख रहा है ना, इसका मतलब समझना है मास बाई मास में, है ना, परसेंट बाई मास लिखा रहेगा, हम क्या बताएं, मास बाई मास परसेंटेज लिखाएगा या मास परसेंटेज, ऐसा लिखा रहेगा, समझ जाना। तो बोलेंगे 10% ऑफ NaOH बाई मास, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे सर इसका मतलब होता है 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया कहानी की नहीं है, इसका मतलब क्या है, 10% NaOH बाई मास, इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। तो देखो करके देखो, 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, कितना सॉल्यूशन है 100 में, इंटू 100 करेंगे तो 10% आया कि नहीं आया, समझ आ रहा है। तो 10% NaOH बाई मास जब भी मतलब रहेगा, इसका मतलब समझो पहले, बाई मास का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला भी ग्राम में रहेगा और नीचे वाला भी ग्राम में रहेगा, इसी बात को समझना है।
10% ऑफ NaOH बाई मास का मतलब क्या होगा, 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर है, 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे देखो यहाँ पे हमको गिवन क्या क्या है बच्चों, तो बोलेंगे W2 जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते, सॉल्यूट बोलते हैं हमेशा, तो W2 का मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, ठीक है। और दूसरा सॉल्यूशन का मास कितना दिया हुआ है, W1 प्लस W2 जो कि मास ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, वो कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है। इसलिए देयरफॉर W1 अगर हमें निकालना है तो 100 में से 10 घटा देंगे, यानी कि 90 ग्राम सॉल्वेंट का मास हो जाएगा। W1 मतलब सॉल्वेंट, 90 ग्राम क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, सॉल्वेंट का मास हो जाएगा। क्लियर है। तो इस बात को पहले डिकोड करना है, 10% किसी भी चीज का बाई मास का क्या मतलब होता है। मतलब होता है कि 10 ग्राम प्रेजेंट है और नीचे भी मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे भी मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो सॉल्वेंट का मास हम लोग निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट के मास को घटा देंगे तो हमारा सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। कहानी क्लियर है। एक एग्जांपल और करके देखते हैं हम लोग, यहाँ पर इस चीज को डिकोड करना है हमें। %10% यूरिया बाई मास का क्या मतलब हुआ, मीन्स क्या मतलब होता है 10% यूरिया बाई मास का मतलब क्या होता है, इसका मतलब पहले समझो। इसका मतलब हुआ 10 ग्राम, बाई मास लिखा हुआ है ना, बाई वॉल्यूम लिखा रहेगा तो समझना वहां ml के टर्म में है ना, वहां वॉल्यूम को हम लोग ml के टर्म में समझेंगे। तो यहां क्या समझेंगे, 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन कितना में, तो बोलेंगे सर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया, 10 ग्राम हमारा यूरिया प्रेजेंट होगा किसमें, तो बोलेंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन में। बात को समझना। बोलोगे सर क्या हमेशा 10 ग्राम होगा, बोलेंगे नहीं, अगर तुम इसको ज़्यादा मानना चाहते हो इसको 100 ग्राम करोगे तो फिर कितना हो जाएगा, सॉरी इसको अगर 1000 ग्राम करोगे तो ये 100 ग्राम हो जाएगा, उसका 10% होना चाहिए। तो अगर इसको 500 ग्राम करेंगे तो ये 50 ग्राम हो जाएगा, समझ आया, यानी कि 50 ग्राम यूरिया प्रेजेंट होगा कितने में, 500 ग्राम सॉल्यूशन में। 10% का मतलब यही हुआ, मास का मतलब यही हुआ कि 10 ग्राम हमारा जो भी चीज़ दिया है प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस बात को डिकोड कर पा रहे हो। दूसरा आते हैं हम लोग वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट समझने के बाद फिर हम लोग मास बाई वॉल्यूम समझेंगे, फिर तीनों को आपस में रिलेट करके हम लोग सवाल यहाँ पर करेंगे। कहानी क्लियर है। चलो ध्यान से समझते हैं। इसके ऊपर उस टर्म को, आगे वाले टर्म को पढ़ने से पहले इसके ऊपर हम लोग एक आध सवाल देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चन यहां पे हम लोग लेते हैं, इफ एन aqueous solution contains 20% W by W if an aqueous solution contains 20% W by W NaOH, find the mass of NaOH present in 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हो सकता है क्वेश्चन का टर्म समझ में नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। एक एक्वस सॉल्यूशन है जो कि 20% NaOH है, W by W दिया हुआ, ठीक है, 20% NaOH सॉल्यूशन है। इसको ऐसे भी लिख सकता है, क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन 20% W by W NaOH है ना। तो कह रहा है मास ऑफ NaOH निकालने 500 ग्राम जब हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें कितना मास ऑफ NaOH प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से इसको पहले से डिकोड करते हैं थोड़ा सा हम लोग, है ना, कि सबसे पहले हमें दिया हुआ कि एक्वस सॉल्यूशन जो कि 20% W by W है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 20% W by W मीन्स, और कौन सा सॉल्यूशन, देखो NaOH स्पेसिफाई कर दिया है ना, तो 20% W by W NaOH मीन्स 20 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आती है बच्चे? उधर तक कोने तक दिख रहा है, थोड़ा सा लास्ट में ना कट गया था, ठीक, कोई बात नहीं। बोलेंगे 20% W by W मीन्स 20 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान समझो,
तो हमें क्या बताना, मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 500 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम हमारा क्या प्रेजेंट है, NaOH प्रेजेंट है। तो देयरफॉर 500 ग्राम अगर हमारा सॉल्यूशन हो जाए तो उसमें कितना NaOH प्रेजेंट होगा। तो 100 से 500 में जाने के लिए क्या किए होंगे, 5 से गुना किए होंगे, तो इधर भी 5 से गुना करेंगे तो कितना ग्राम प्रेजेंट होगा, 100 ग्राम NaOH प्रेजेंट होगा। कहानी समझ में आ रहा है। इस बात को पहले डिकोड करना सीखो कि 20% NaOH का मतलब क्या होता है। बाई मास लिखा है, देखो W/W लिख दिया, इसका मतलब मास बाई मास के टर्म में समझना है। ऊपर वाला भी मास के टर्म में और नीचे वाला भी मास के टर्म में, लेकिन नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो सॉल्यूशन कैसे डिकोड किए, 20 ग्राम NaOH है और 100 ग्राम हमारा सॉल्यूशन है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट था तो 500 ग्राम अगर सॉल्यूशन रहेगा तो उसमें कितना हमारा NaOH प्रेजेंट रहेगा बच्चों, ठीक है। एक सवाल और इसके ऊपर हम करके देखते हैं, इसको नोट कर लेना, मिटा दें। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन है मेरे पास, इफ 2 moles of CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट is present in 800 ग्राम of water, then find percent by mass of NaOH, percent by mass of CaCO3 solution। देखो क्या है क्वेश्चन, if 20 moles of CaCO3 is present in 800 gram of water, then find percent by mass of CaCO3 solution। देखो ध्यान से थोड़ा समझते हैं, परसेंट बाई मास यानी कि W/W परसेंट हमको निकालना। इसका मतलब क्या होता है, मास ऑफ, जैसे W/W परसेंट हमको किसका निकालना है, W/W परसेंट ऑफ CaCO3 निकालना है हमें। अब CaCO3 का निकालना है तो इसको लिखेंगे क्या, मास ऑफ CaCO3 अपॉन में क्या बच्चों बोलो, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 100। यही मास बाई मास परसेंट होता है ना। ऊपर क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी हमारा ऊपर टर्म है, अपॉन में नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे, ठीक। तो चलो करते हैं। मास ऑफ CaCO3 निकाल पाओगे क्या, तो देखो अभी यहाँ पे ना मोल्स दिया हुआ है CaCO3 का और हमें मास निकालना है। तो हम लोग तो अभी सीखे थे ना कि अगर मोल दिया है मास निकालना है। देखो ध्यान से बच्चों, मोल्स दिया हुआ है और क्या निकालना है, मास निकालना है। कितना दिया हुआ है, 2 मोल। 2 मोल क्या दिया हुआ है, 2 मोल हमारा CaCO3 दिया हुआ है। तो इसका मास अगर हमें निकालना है तो क्या करते थे, मोल से मास पे जाने के लिए मोलर मास से गुना कर देते थे। तो CaCO3 का मास, मोलर मास कितना होता है, 100 होता है, करके दिखाते हैं। इनटू 100 करो तो कितना हो जाएगा, 200 ग्राम हमारा CaCO3 प्रेजेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कहानी कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो बोलेंगे मोलर मास CaCO3 का निकाल के देख लेते हैं। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 48 और 12 60 और 40 100 ग्राम, ठीक है। तो मोलर मास कितना होता है, 100 ग्राम पर मोल। तो 100 ग्राम पर मोल इसका होता है क्या, मोलर मास, है ना। तो ग्राम पर मोल, मोल कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 200 ग्राम। क्लियर है। तो बोलेंगे हमारा कितना ग्राम हो जाएगा CaCO3 का बच्चों, तो बोलेंगे सर हमारा 200 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है। समझ में आया कहानी, यानी कि मास ऑफ CaCO3 मेरे इस क्वेश्चन में कितना हो गया, 200 ग्राम प्रेजेंट हो गया, ठीक। नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना है। तो हम लोग तो जानते हैं ना, इसका फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, W2 अपॉन में W1 प्लस W2 इंटू 100। बोलो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ऊपर W2 क्या है मेरा CaCO3 और नीचे W1 क्या है, तो W1 मेरा सॉल्वेंट का मास होता है ना। सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ है, 800 और CaCO3 सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, 200। सॉल्वेंट हमारा 800 ग्राम वाला है। तो इसको इंटू 100 करो तो कितना हुआ बच्चों, 200 अपॉन में 1000 इंटू में यहाँ पे 100,
कट गया, एक कट गया, यानी कि कितना हो जाएगा, ये परसेंट में आया ना, 20% आया। यही तो हमें निकालना था, परसेंट बाई मास निकालना था ना, तो 20% W/W मेरा निकल के आ रहा है। समझ आ रहा है, 20% W/W हमारा निकल के आ रहा है। ध्यान से समझो, यहाँ पे ना कुछ नहीं है, परसेंट बाई मास जब भी निकालने के लिए कहा जाएगा तो हमें करना क्या है, ऊपर जो भी सॉल्यूट है उसका मास लिखना है और नीचे में टोटल मास है ना, इंटू 100 कर देंगे। अब देखो ध्यान से, 20% बाई मास, इसको हम लोग ऐसे भी डिकोड कर सकते हैं कि 20 ग्राम हमारा CaCO3 प्रेजेंट होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 20 ग्राम क्या प्रेजेंट होगा, CaCO3 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इसको हम लोग ऐसे भी डिकोड कर सकते हैं, 20 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट होगा किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तुम बोलोगे नहीं सर यहाँ तो 200 ग्राम है। बिल्कुल, 20 ग्राम अगर 100 में प्रेजेंट होगा तो 200 ग्राम 1000 ग्राम में होगा कि नहीं होगा। तो देखो 1000 ग्राम हमारा सॉल्यूशन का मास है, उसमें 200 ग्राम प्रेजेंट है, तो 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, 20 ग्राम। वही बात है, तुम 100 में करो या 1000 में करो या 2000 में करो, बात तो एक ही है, परसेंट तो हमेशा सेम ही आएगा ना। कहानी समझ आया, तो इस बात को समझो। एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग और करते हैं, इसको चलो मिटा सकते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को बढ़िया से डील करो, इसको भी मिटाएंगे, हम नया क्वेश्चन लेकर के आते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम इसके ऊपर लिख रहे हैं। If 3 moles of NaOH is present in 880 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, फाइंड परसेंट W/W ऑफ NaOH। NaOH का W/W परसेंट निकालना है, इसका मतलब मास बाई मास परसेंटेज हमको निकालना है NaOH का। मतलब NaOH कितना ग्राम प्रेजेंट रहा होगा, यही हम कहेंगे। कितना में, तो 100 ग्राम में, इसी को बोलते हैं मास परसेंटेज, है ना। ठीक है, कर लेते हैं। तो परसेंटेज W/W किस चीज़ का, तो बोलेंगे सर NaOH का। कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर मास ऑफ NaOH अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चूंकि ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो मास ऑफ NaOH अपॉन में नीचे मास ऑफ NaOH प्लस मास ऑफ H2O जो सॉल्वेंट रहेगा इनटू 100। ठीक है, क्योंकि जब भी हमें दिया रहता है ना, हमें एक्वस, वैसे भी यहाँ लिखा हुआ वाटर ही लिखा हुआ है ना, वाटर लिखा हुआ तो सही बात है। अगर नहीं लिखा रहता है एक्वस सॉल्यूशन रहता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब भी क्या होता है, जहाँ पे पानी मिला हुआ होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमें निकालना है। तो चलो, क्या मास हमें NaOH का दिया हुआ है, देखो वाटर का तो मास दिया हुआ है, क्या NaOH का मास दिया, बोलेंगे नहीं सर NaOH का मास नहीं दिया, क्या दिया हुआ, मोल दिया हुआ है। तो सबसे पहले मास निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या मेरा जो तरीका था उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, मास बाय मोलर मास। देयरफॉर मास अगर हम NaOH का निकालेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, गिवन मोल्स कितना 3 है, और मास NaOH का कितना होता है, सॉरी मोलर मास NaOH का कितना होता है 40, तो 120 ग्राम हो जाएगा हमारा NaOH। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 120 ग्राम हमारा NaOH प्रेजेंट हो जाएगा। बोलेंगे मोल को अगर मोलर मास से गुना कर देंगे तो हमारा एक ये मास आ जाएगा। ठीक, तो लगा दो देयरफॉर W/W परसेंट, W/W परसेंट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो। तो बोलेंगे ऊपर 120 ग्राम हमारा NaOH प्रेजेंट है, नीचे 120 प्लस कितना 880 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। कहानी समझ में आ रहा है, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। तो ऊपर है 120, 88 और 12 कितना हो जाए 1000 इंटू कितना 100, 120 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 12%। कितना प्रेजेंट हुआ बच्चों, 12% हमारा W/W NaOH सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम में 12 ग्राम हमारा NaOH प्रेजेंट है। 12% का मतलब क्या हुआ सॉरी, बोलेंगे 100 ग्राम में 12 ग्राम NaOH प्रेजेंट हुआ, तो 1000 ग्राम में कितना 120 ग्राम। एकदम सही है, 1000 ग्राम में कितना प्रेजेंट हुआ 120 ग्राम, यानी कि 12% NaOH
W/W हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखो पहला कंसंट्रेशन टर्म्स बच्चों हम लोग डील किए मास बाय मास परसेंटेज, अगला होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसको सीखने के बाद हम लोग मास बाय वॉल्यूम में रिलेशनशिप डेवलप करेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगला टर्म है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगला क्या टर्म है बोलो? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसी को हम लोग परसेंट V बाई V भी बोलेंगे, है ना। V देखिए ऊपर में वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है। नीचे वॉल्यूम लेते हैं सॉल्यूशन का, ऊपर लेते हैं किसका? सॉल्यूट का। समझ में आ रहा है? नीचे वॉल्यूम लेंगे पूरे सॉल्यूशन का, ऊपर किसका लेंगे? सॉल्यूट का। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन वाइज लिख लेते हैं। परसेंटेज V बाई V का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज V बाई V का मतलब क्या होगा? तो बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या? 100। इसी को हम लोग सॉल्यूट को तो हम लोग हमेशा जानते हैं ना, 2 से लिखते हैं सॉल्यूट को और 1 से लिखते हैं सॉल्वेंट को। कहानी क्लियर है ना? ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इसको हम किस में लेंगे? V2 में लेंगे और नीचे में क्या लेंगे? V1 प्लस V2 इंटू 100। समझ आ रहा है? इंटू 100। अब देखो ये फॉर्मूला से कोई फायदा नहीं है, हम लोग को मेन टर्म डिकोड करना है कि जब हमें क्वेश्चन में दिया कैसे रहेगा। तो क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा कि 20 मतलब ये फॉर्मूला निकालो इसका, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम करके निकालो। देखो यहाँ पे डील कैसे करता है टर्म, इस बात को समझते हैं। पहले इसको नोट कर लो, परसेंटेज V बाई V का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसका किसका होता है? तो वॉल्यूम यहाँ पे सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मिलकर बनाएगा। समझ आ रहा है? यानी कि इसी फॉर्मूला को अगर हम आगे लिखें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू यहाँ पे हम लोग कर देंगे बच्चों कितना? 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। V2 हमारा सॉल्यूट का है, V1 हमारा सॉल्वेंट का है। इसको नोट कर लो। हम लोग आते हैं इसका मेन टर्म को डिकोड करते हैं कि उसका मतलब क्या होता है ना। मेन टर्म को हम लोग यहाँ पे बच्चों डिकोड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ऐसे रहेगा 10% HCl बाई वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या परसेंटेज वॉल्यूम ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, या इसी को कैसे लिखा जाएगा? परसेंटेज बाई वॉल्यूम, इस तरह से भी टर्म लिखा हुआ मिला सकता है हमें। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल क्या कहेगा? 10% HCl सॉल्यूशन है V बाई V। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है? इस बात को समझो। मीन्स 10% HCl सॉल्यूशन V बाई V, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10। अब वॉल्यूम को हम लोग ना ml में डील करेंगे बच्चों, किसमें? ml में। लीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन लीटर तो बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे मान लो हमको 5 लीटर में क्या कितना परसेंट इस तरह से निकालेंगे, हम निकालेंगे। लेकिन जब भी हम लोग को एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे ml में लेते हैं। किसमें लेते हैं? ml में। छोटा क्वांटिटी हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर है? चलो देखो बच्चों, 10% HCl सॉल्यूशन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का क्या मतलब है? इसका मतलब है 10 ml ऑफ HCl इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। समझना बात को। 10 ml हमारा HCl डिसॉल्व होगा किसमें? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। समझ आ रहा है? इसका मतलब देखो ध्यान से, क्या मतलब हो गया? यहाँ पे V2 यानी कि सॉल्यूट जो है उसका कितना ml प्रेजेंट है? 10 ml। ठीक है, V सॉल्यूशन का कितना प्रेजेंट है? 100 ml। V2 किसको हम लोग सॉल्यूट को बोलते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ये सॉल्वेंट है ना, इसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और ये इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे। कितना? 10 ml
सॉल्यूशन टोटल 100 ml हो गया, तो भी सॉल्वेंट का कितना, वॉल्यूम सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ml, है ना, 90 ml। कभी कभी ना 90 ml को 90 सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा मिलेगा, ध्यान समझो। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है बच्चों, इसको ध्यान रखोगे। 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर। कैसे, तो बोलेंगे सर 1 लीटर में ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इस बात को ध्यान रखते हैं हम लोग। 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 लीटर में हम लोग जानते हैं 1000 मिलीलीटर होता है, बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 से 1000 कट गया, इसका मतलब 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आ रहा है, इस बात को ध्यान रखना। ml को कभी कभी सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख करके हमें सवाल आ सकता है, ठीक है। यही मतलब हुआ 10% HCl वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब, ठीक है। चलो इस चीज को हम मिटाते हैं, इसके ऊपर एक सवाल को डील करते हैं, ठीक है। इसको लिख लेना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एग्जाम्पल। उसी प्रकार 20% मान लो एसिटिक एसिड बाई वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या हो गया, 20 ml ऑफ एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। हमेशा नीचे सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम लेंगे, है ना, और ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे। एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे हम लोग डील करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है मेरे पास, अच्छा इसमें तो देखो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो वेट बाई वॉल्यूम के ऊपर है, तो हम लोग सिंपली अभी ना एक अपने मन से क्वेश्चन डील कर लेते हैं। फाइंड परसेंटेज V बाई V, ये हमें निकालना है इफ ml of H2SO4 is present in 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। ये हम क्या निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलते हैं। फाइंड V बाई V परसेंटेज इफ 50 ml ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 500 ml क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें क्या निकालना है, V बाई V परसेंटेज निकालना है ना। ये क्या होगा बोलो, H2SO4 का निकालना है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम H2SO4 जो हमारा सॉल्यूट है नीचे में, वॉल्यूम H2SO4 प्लस वॉल्यूम H2O, इसी को तो हम वॉल्यूम सॉल्यूशन का बोलेंगे। देखो ध्यान से, इसी को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे कि नहीं, इनटू 100 कर देंगे, सिंपल सा कहानी है। तो वॉल्यूम H2SO4 का कितना दिया, 50 ml, और नीचे में देखो क्या दिया हुआ है, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो दिया लेकिन 500 सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, ऊपर दिया ml में, और ये 500 सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। तो हम लोग तो इस बात को जानते हैं ना, सेंटीमीटर क्यूब और ml बराबर होता है, यानी कि 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इस बात को हम लोग सीख चुके हैं। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे यहाँ पर, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, इसको 10 बार में, इसको 1 बार में, यानी कि 10% आया। क्या आया बोलो बच्चों, 10% आया। वापस से इसको डिकोड भी कर सकते थे, यानी कि 10% V बाई V H2SO4 सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम हमारा प्रेजेंट होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 50 ग्राम 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। समझ आ रहा है, देखो 10% H2SO4 सॉल्यूशन V बाई V आया, इसका मतलब क्या है, 10 ml हमारा H2SO4 प्रेजेंट होगा, किसमें, 10% के इसको डिकोड अगर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 ml H2SO4 प्रेजेंट होगा किसमें, तो बोलेंगे सर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ अगर 500 ml होगा तो ये हमारा 50 ml होगा, भाई बात देखो 50 ml हमारा 500 ml में प्रेजेंट है। कहानी स्पष्ट हुआ कि नहीं बच्चों, कहानी हमारा स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, बोलेंगे बिल्कुल। चलो अगला आते हैं हम लोग परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, और उसके ऊपर हम लोग सवाल को डील करेंगे, क्योंकि हमें देता है जनरली क्या है, मास बाय मास देता है, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देता है, उसको मास बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमें कहता है, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, 3rd नंबर पे जो है हमारा, उसको हम लोग बोलेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, W बाई V %, है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं W बाई V %, ठीक है। तो देखो W बाई V % का मतलब क्या हो गया, ऊपर रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट
जिसका भी निकालें, अगर सॉल्यूट का W/V परसेंटेज है तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट रखेंगे, या W/V% सॉल्वेंट का है तो ऊपर मास ऑफ सॉल्वेंट रखेंगे, जिस भी कंपोनेंट का देगा उसको ऊपर मास के टर्म में रखेंगे, और नीचे क्या रखेंगे तो बोलेंगे सर नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कहानी समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे एक ना टर्म हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में? डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सिंबल रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला में ध्यान रखना है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, इसको हमेशा ध्यान रखना है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। इससे रेट मत करना कि मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी अलग से बता रहे हैं, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू W/V। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि होता क्या, कभी कभी W दिया जाएगा, मास दिया रहेगा सॉल्यूशन का, डेंसिटी दिया रहेगा, हमें वॉल्यूम निकालना है ना। एक W/V में क्वेश्चन रहेगा, उसको निकालना है V/V में, समझ आ रहा है? तो बोलेंगे अगर हमें W दिया हुआ है, डेंसिटी दिया है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, समझ आ रहा है? बोलेंगे वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया है तो मास निकाल सकते हैं उस कंपोनेंट का। क्लियर है? तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलो क्लियर है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एग्जांपल से देखो ध्यान से, एग्जांपल में क्या लिख रहे हैं, 10% NaOH सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, W/V। किसमें लिखा हुआ है? W/V। इसको समझना है, ऐसे करके देता है क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझिएगा। 10% NaOH सॉल्यूशन है W/V, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसको अगर हम डिकोड करना चाहेंगे तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये टर्म हमारा? ये टर्म हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। बोलोगे सर हमेशा 100 ही क्यों लेते हैं, है ना? देखो परसेंट की बात है इसलिए हम लोग जनरली 100 लेते हैं। तुम 1000 लेके भी सॉल्व करोगे तो वही बात आएगा। अगर 1000 ml में मान लो 200 ml है ना, 1000 ml में अगर 200 ml है तो 100 ml में 20 ml होगा कि नहीं होगा? बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही बात है, हम लोग जनरली 100 लेकर के सॉल्व करते हैं। तो देखो ऊपर W है, नीचे V है ना, तो 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए और लिख लेते हैं, 10% यूरिया है, 20% यूरिया है ना, ये भी W/V में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? 20 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। बच्चों समझ में आ रहा है? 20 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, यही मतलब हुआ 20% यूरिया। W/V का मतलब 20 ग्राम ऊपर मास में होगा और नीचे वॉल्यूम में होगा, है ना। और वॉल्यूम हम लोग ml में लेंगे, है ना, लीटर में नहीं लेंगे, क्योंकि लीटर बहुत बड़ा टर्म हो जाता है। क्लियर है? चलो अब देखो ध्यान से, अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर। W/V दिया रहेगा, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। उससे हम लोग एक टर्म को दूसरे टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ solute is dissolved in 0.5 liter of solution to make it 20% W/V. What amount of solute is dissolved in 0.5 liter of solution to make it 20% W/V? देखो ध्यान से, दो तरीका हो सकता है बनाने का। पहले फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। What amount of solute is dissolved in 0.5 liter of solution to make it 20%? तो सबसे पहले ना हम लोग का बेसिक नियम होता है जो हम लोग बचपन से जानते हुए हैं, उसको दिखाते हैं। तो देखो ध्यान से, 20% W/V मीन्स 20 ग्राम ऑफ solute is present in
100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, यही मतलब हुआ कि नहीं, इस बात को पहले डिकोड करो। 20% W/V का मीनिंग क्या हुआ, 20 ग्राम सॉल्यूट, देखो 20 ग्राम, W मतलब हो गया मास, नीचे लेना ml, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, यही मतलब हुआ ना, ठीक। तो इसका मतलब देखो ध्यान से हमको क्या दिया हुआ है, W सॉल्यूट का दिया हुआ है, ठीक, कितना 20 ग्राम, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया हुआ है कितना 100 ml। समझ आ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 0.5 लीटर। 0.5 लीटर का मतलब क्या हुआ, 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। 500 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व करना पड़ेगा जो कि 20% W/V बन जाए ना। तो बोलेंगे 100 ml में कितना डिसॉल्व किए बच्चों, 20 ग्राम। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि 100 ml अगर हमारा सॉल्यूशन होता तो उसमें कितना 20 ग्राम हम सॉल्यूट डिसॉल्व किए हैं कि नहीं किए। तो देयरफॉर अगर हमें 500 ml यानी कि 0.5 लीटर का मतलब क्या हो, 500 ml सॉल्यूशन में कितना मिलाना पड़ेगा, तो 5 गुना कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी इंटू 5 करेंगे, तो 100 ग्राम हमको सॉल्यूट मिलाना पड़ेगा बच्चों, ताकि हम 20% W/V बना पाए। समझ में आ रहा है, 100% ये 20% W/V का मतलब 20 ग्राम 100 ml में प्रेजेंट है, तो 500 ml में कितना प्रेजेंट होना चाहिए, यही पूछ रहा है कि कितना हम मिलाए, ताकि 500 ml में कितना मिलाए ताकि W/V हमारा 20% बन जाए। तो बोलेंगे 100 ml में कितना मिला रहे हैं, 20 ग्राम है ना, इसलिए 20% हुआ। तो बोलेंगे 500 ml में कितना मिल जाएगा, बोलेंगे 100 ग्राम। समझ आ रहा है, ये तरीका था, ये मेरा मेथड है जो कि यूनिटरी मेथड कहते हैं, मेथड 1 M1 लिख लेते हैं, बेस्ट मेथड है, इस तरह से करेंगे थोड़ा सा दिमाग भी खुलेगा। दूसरा हम लोग फार्मूला वाला मेथड कर लेते हैं। दूसरा क्या कर लेते हैं बच्चों, बोलो, फार्मूला वाला मेथड। इसको मिटाएं, इसको लिख लो। 20 ग्राम हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि इसका आंसर कितना आ रहा है, वाट अमाउंट है ना, तो इसका कितना आ रहा है, सॉरी 100 ग्राम आ रहा है, 100 ग्राम, ठीक है। मेथड 2 देखो क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 0.5, कितना हम डिसॉल्व करेंगे ताकि 20% W/V बन जाए ना। तो 20% W/V का मतलब क्या हो गया, W सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, यही फॉर्मूला हुआ, इनटू 100। फॉर्मूला वाइज अगर करना चाहते हैं तो 20% W/V का मतलब क्या हुआ, W सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही हुआ। इसका मतलब क्या दिया, इसका 20 दिया हुआ है, ठीक है। हमको मास निकालना, यानी कि क्या हो गया, 20 हो गया। हमको क्या निकालना है, बोलो बच्चों, मास निकालना है, W ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है। वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना दिया है, 500 ml दिया हुआ है ना, इनटू 100 करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको यहां से निकाल दो, देयरफॉर W सॉल्यूट कितना हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा, 100 ग्राम। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं कि W/V हमें 20% दिया हुआ था, यानी कि 20 दिया हुआ था, ठीक है, W/V दिया हुआ था। वेट सॉल्यूट हमें निकालना था कि 500 ml में कितना वेट प्रेजेंट होगा, है ना, 500 ml में कितना प्रेजेंट होगा। 100 ml में अगर हमारा 20 है तो 500 ml में कितना है, ये 100 ml में अगर हमारा 20 ग्राम प्रेजेंट है तो देयरफॉर 500 ml में कितना प्रेजेंट होगा, यही क्वेश्चन था। देखो कितना आसानी से यूनिटरी मेथड से बन सकता था, लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे फॉर्मूला वाइज तो सही बना सकते हैं। 20% W/V सॉल्यूशन, V सॉल्यूशन इस बार हमारा दिया हुआ है, देखो V सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 500 ml दिया हुआ है, उसमें निकालना है, तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन को ट्राई करो। अगला क्वेश्चन लोग फिर से आ रहे हैं, इसको मिटाया जाए, इसको नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन हम लोग फिर से इसी टाइप से थोड़ा सा चेंजिंग करके बनाते हैं। What amount of NaOH should be present in 750 centimeter cube of the solution to make it 10% W/V? What amount of NaOH should be present in 750 centimeter cube of the solution?
मतलब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है 750 सेंटीमीटर क्यूब अगर हमारे पास सॉल्यूशन रहता, उसमें कितना हम NaOH डालेंगे ताकि 10% हमारा बन जाए, 10% बन जाए। ठीक है, तो लगाते हैं थोड़ा सा दिमाग, अपने मेथड 1 से बनाते हैं, यूनिटरी मेथड। बोलेंगे सर 10% W/V NaOH सॉल्यूशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो पूछ रहा है, कह रहा है 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन में 10 ग्राम प्रेजेंट है तो 750 ml है ना, W/V है ना, तो 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ml में अगर 10 ग्राम प्रेजेंट है तो 750 ml में कितना, 750 सेंटीमीटर क्यूब को हम 750 ml भी समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। ठीक, तो सिंपल सा बात है, कितना मास निकालना है तो इसको हम ऐसे बनाएंगे यूनिटरी मेथड से, चूंकि 100 ml सॉल्यूशन में मेरा प्रेजेंट कितना है 10 ग्राम, देयरफॉर अगर 1 ml सॉल्यूशन अगर हम ले लें तो कितना होगा 10/100, देयरफॉर हमें दिया हुआ है कितना 750 सेंटीमीटर क्यूब या 750 ml अगर हम सॉल्यूशन ले लेंगे तो क्या होगा बच्चों 10/100 × 750, ये 0 कट जाएगा तो कितना होगा 75 ग्राम। देखो ये सब लॉजिक से बन सकता है सवाल, देखो ध्यान से, हम बोलेंगे 10% है ना, यानी कि 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है 10 ग्राम, 100 ग्राम में 10 ग्राम, तो 750 ग्राम में कितना, 750 ग्राम में कितना, तो 75 ग्राम, सीधा 10% है ना, तो 10% का कितना होगा, 750 का 10% निकालो, बोलेंगे 75 ग्राम। समझ में आ रहा है? बोलेंगे 750 ग्राम ml क्यूब में, सॉरी ml में, 750 ml में कितना ग्राम प्रेजेंट होगा, तो 10% है, 10% सीधा सीधी 75। चाहे तो ये तरीका से बना लो या W/V के फॉर्मूला से बना लेते हैं, इसको नोट करो, W/V के फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं इस सवाल को। मेथड 2 से भी इसको हम लोग बना सकते हैं। मेथड 2, 10% W/V का क्या मतलब हुआ, बोलेंगे सर मास ऑफ NaOH जो कि वेट है या जो भी कहो, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कितना दिया हुआ 10% दिया हुआ है हमें, मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, यानी कि मास ऑफ NaOH हमें निकालना है, अपॉन में कितना 750 ml है इंटू 100, एक 0 इधर से एक 0 इधर से कटा, ये इससे काट दिए, तो देयरफॉर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 75 ग्राम हो जाएगा। समझ में आया? मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा 75 ग्राम हो जाएगा। W/V पे हम लोग सवाल को कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा के एक सवाल और हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सवाल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बच्चों ताकि हमें इसका ना मतलब समझ में आए। 3 टर्म अभी तक हम लोग पढ़े, W/W, W/V और V/V, है ना। इसका देखो, इसके ऊपर डायरेक्टली सवाल बहुत कम पूछा जाता है। इसका यूज आगे हम लोग जब मोलारिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका यूज हम लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एक सवाल देखो यहाँ पर, क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10% W/V दिया होगा। देखो ध्यान से, ऐसे करके क्वेश्चन दिया रहता है। अब कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द वॉल्यूम इन विच 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड विल बी। समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10% W/V, 10% दिया हुआ, यानी कि 100 ml में 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो वॉल्यूम इन विच 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व, वो वॉल्यूम हमको बताना है सॉल्यूशन का जिसमें 1 मोल ग्लूकोज डिसॉल्व हो। तो चलो देखते हैं सवाल क्या है। 10% W/V ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज, मीन्स क्या होगा, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ
दी सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? 10% W/V का मतलब क्या हुआ? 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ml में। तो पूछ रहा है वो वॉल्यूम बताओ जिसमें 1 मोल प्रेजेंट हो। 1 मोल ग्लूकोज का मतलब कितना हो गया? मास बताओ। जैसे 10% का मतलब देखो ये मास के टर्म में दिया है ना, इसलिए बच्चों हम लोग मोल को मास के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब हमको ये बताना है कितना वॉल्यूम अगर हम लें जिसमें 1 मोल ग्लूकोज प्रेजेंट हो। तो 1 मोल ग्लूकोज का मास कितना बोलो? ग्लूकोज हमारा होता है क्या? C6H12O6 होता है ना। इसका मास निकालोगे तो 180 ग्राम आएगा। समझ आ रहा है? 1 मोल ग्लूकोज का मतलब 180 ग्राम। इस चीज को हम लोग समझे भी हैं कि नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो मास बाई मोलर मास कर लेते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर मास बराबर नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है? 1। और ग्लूकोज का मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो C6 है तो 6 गुना 12 प्लस हाइड्रोजन 12 गुना 1 प्लस 6 × 16, सबको कैलकुलेट करोगे तो 180 ग्राम आएगा। समझ आ रहा है? यानी कि 1 मोल ग्लूकोज का मास हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 180 ग्राम। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसको हम साइड से मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि मेरे पास जगह मिल जाए। यानी कि समझो कहना क्या चाहते हैं कि 10 ग्राम हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, तो 1 मोल यानी कि 180 ग्राम कितना ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, यही क्वेश्चन है। तो देखो इसको यूनिटरी मेथड से कैसे बनाते हैं, तो बोलेंगे चूंकि 10 ग्राम जो हमारा ग्लूकोज है वो कितना में डिसॉल्व है, तो बोलेंगे सर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है कि नहीं है। तो देयरफॉर 1 ग्राम अगर हम ग्लूकोज उठा लें तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 100/10 ml ऑफ सॉल्यूशन। देयरफॉर 1 मोल ग्लूकोज यानी कि कितना, 180 ग्राम अगर ग्लूकोज ले लेंगे तो कितना प्रेजेंट होगा, तो 100 डिवाइडेड बाई इतना गुना 180 कट गया, तो 1800 ml यानी कि लीटर में अगर चेंज करेंगे तो 1.8 लीटर। समझ में आया? 1.8 लीटर में प्रेजेंट होगा हमारा 1 मोल। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा सा घुमा दिया है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10% W। देखो दिया हुआ 10% W भैया, पूछ क्या रहा है, देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। जब 1 मोल ग्लूकोज को हम डिसॉल्व करेंगे तो कितना में, तो देखो ऐसे भी दिमाग लगाओ। इसी को ना हम तो थोड़ा सा दूसरे ढंग से दिमाग लगाते हैं। मेरा आंसर कितना आया, 1.8 लीटर यानी कि 1800 ml आया ना। ठीक है, 1800 ml हमारा आया है आंसर, है ना। 10% W/V यानी कि 10% आना चाहिए, तो 1800 का 10% देखो 180 ग्राम आता है कि नहीं आता है। 1800 ml का 10% अगर निकालोगे तो 180 ग्राम यानी कि 1 मोल। या ऐसे बोल सकते हैं 1800 ml में 180 ग्राम अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, इसका मतलब 10%। या अगर हमें निकालना था क्या, नीचे वाला टर्म निकालना था ना, नीचे वाला टर्म निकालना था। देखो ध्यान से, नीचे वाला टर्म अगर हमें निकालना था, कितना दिया, 10% दिया हुआ था। ठीक, नीचे का वॉल्यूम निकालना था और 1 मोल में होना चाहिए था ना। बोलो 1 मोल यानी कि कितना, बोलो 180 ग्राम में। समझ आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ, नहीं रुको, 10% है ना। हाँ ठीक है, बोलेंगे 10% हमारा दिया हुआ है W/V यानी कि, और हमें मोल दिया हुआ है ग्लूकोज का, यानी कि एक मोल में 180 ग्राम हो गया, इंटू 100 से गुना करिए, वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम अगर निकालना था तो ये 0 से कटा दिए, 1800 ml हमारा निकल के आ जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है? 1800 ml हमारा निकल करके आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझो तो अच्छे समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन एक फिर हम देखते हैं इसी के ऊपर। इस बार वॉल्यूम हमसे पूछ दिया था कि कितना वॉल्यूम हमारा हम लेंगे ताकि उसमें हमारा 1 मोल ग्लूकोज डिसॉल्व हो जाए। 1 मोल मतलब कितना हो गया, बोलो 180 ग्राम। तो फिर से वही क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, इस बार हम लोग कर देते हैं NaOH इज 20% W/V। द वॉल्यूम इन विच 18.066 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH an aqueous solution of NaOH 20% W/V दिया हुआ, द वॉल्यूम इन विच
इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट विल बी, क्या होगा, वो वॉल्यूम बताना है सॉल्यूशन का जिसमें इतना मॉलिक्यूल्स NaOH का प्रेजेंट हो। समझो बात को। तो सबसे पहले ना ये जो मॉलिक्यूल्स दिया है इससे मास निकाल लें NaOH का, क्योंकि देखो यहाँ पे ना जब भी W/V दिया जाता है तो सॉल्यूट का मास चाहिए और सॉल्यूशन का क्या चाहिए बोलो, वॉल्यूम चाहिए, है ना। सॉल्यूट का मास चाहिए, सॉल्यूशन का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए बच्चों, ठीक ना। तो हम बोलेंगे इतना मॉलिक्यूल्स NaOH का, तो इसका क्या मास निकाल सकते हैं। तो देखो एक चीज़ हम लोग सीखे थे शुरुआत में, मोल और मास में रिलेशनशिप, नंबर ऑफ अगर हमें पार्टिकल्स दिया है बच्चों, ठीक, उससे हमें मोल्स निकालना है और इधर हम लोग क्या लिखते थे, मास, है ना, गिवन मास स्टेप से करके, ठीक। तो बोलेंगे हम लोग क्या चाहिए, हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है 18.066 गुना 10⁻23 NaOH का मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, इसका कितना मास होगा, है ना। तो इसका तरीका देखो कितना आसान होता है, हम यही फॉर्मूला पढ़ेंगे हमेशा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बीच में मोल रखेंगे या मास रखेंगे। हमको क्या निकालना है, मास ऑफ NaOH निकालना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NaOH का दिया हुआ है कितना, इतना दिया हुआ है, इसको मोल में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, 6.022 गुना 10⁻23 से। तो कितना आएगा, 3 मोल मेरा NaOH का प्रेजेंट होगा, 3 मोल ऑफ NaOH हमारा प्रेजेंट होगा। अब 3 मोल NaOH का मास कितना हो जाएगा, तो मास निकालने के लिए इंटू गुना कर देंगे इसके मोलर मास से, 40 ग्राम पर मोल आता है। तो 3 को 40 ग्राम पर मोल से अगर ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 ग्राम हमारा NaOH का आ जाएगा। बात को समझना, 120 ग्राम NaOH हमको दिया हुआ है, ऐसा समझो, ये मॉलिक्यूल्स के टर्म में दिया हुआ था, तो मास निकाल लिया NaOH का, यानी कि NaOH का मास कितना हो गया, 120 ग्राम। अब देखो मेथड 1 से हम निकाल के इसको बनाते हैं। 20% हमको W/V चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, यही मतलब होता है ना बच्चों। 20% W/V मीन्स 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें वॉल्यूम चाहिए, है ना। देयरफॉर इसको ऐसे लिखेंगे, 20 ग्राम अगर हमारा NaOH है तो उसके लिए कितना चाहिए, 100 ml हमारा सॉल्यूशन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देयरफॉर अगर 1 ग्राम हमारा NaOH ले लें तो उसके लिए कितना सॉल्यूशन चाहिए हमको, तो बोलेंगे 100/20। देयरफॉर मेरे पास है कितना, 120 ग्राम NaOH है ना, NaOH का मास कितना है 120 ग्राम, तो 100/20 गुना 120, इसको काट देंगे 5 बार में, 12×5 = 60, यानी कि 600 ग्राम अगर हम NaOH ले लेंगे तो हमारा 20% प्रेजेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम 600 ग्राम NaOH ले लेंगे तो हमारा ये 20% सॉल्यूशन बन जाएगा। करके देख लेते हैं इसको। बोलेंगे 100 ml में अगर 20 ml है, सॉरी रुको 600 क्या ml है ना, हाँ ml आएगा, हाँ देखो ध्यान से, हम बोलेंगे 100 ml में कितना, 20 ग्राम हुआ कि, देखो ऐसे समझना, यहाँ पे करें थोड़ा सा, बोलेंगे 100 ml में कितना 20 ग्राम प्रेजेंट है, तो 600 ml में कितना प्रेजेंट हुआ, इंटू 6, तो 120 ग्राम आया कि नहीं आया। तो निकालो 120/600 गुना 100 करो 5, 20% आया कि नहीं आया बच्चों, ध्यान से उसी बात को समझना है। ये मेथड जो होता है यूनिटरी मेथड, कि हम लोग ऐसे समझ लेंगे कि हमको कितना ml हमें सॉल्यूशन का चाहिए, जिसमें हमारा 3 मोल आया था, या हमारा कितना बोलो, इतना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, या 120 ग्राम NaOH का प्रेजेंट हो, कितना वॉल्यूम चाहिए। तो 100 ml में अगर 20 ग्राम है तो 120 ग्राम के लिए कितना ml, 100 ग्राम के लिए अगर 20 ग्राम के लिए अगर 100 ml है, तो अगर 120 ग्राम अगर हम लेंगे तो उसके लिए कितना ml चाहिए। तो ठीक, 20 के लिए अगर हम 100 ले रहे हैं तो 120 के लिए 600 ml लेना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। यूनिटरी मेथड ऐसे ही बना सकते हैं, इसको समझो, हम ऐसे भी लिख के दिखाते हैं तुमको, फॉर्मूला से तो बन ही जाएगा कि कितना हमें वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, है ना, कितना वॉल्यूम चाहिए हमें सॉल्यूशन का, उसको भी बना सकते हैं। इसको नोट कर लो बच्चों, मिटा रहे हैं हम। बोलेंगे ऐसे समझना थोड़ा सा, हमारे पास मास कितना है 120 ग्राम, है ना, 3 मोल निकल के आया NaOH, 3 मोल का मास कितना हो जाएगा 40 से 120 ग्राम। तो बोलेंगे ये जो W/V का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 100 ml अगर मेरे पास सॉल्यूशन है तो उसमें कितना
ग्राम हमारा सॉल्यूट होगा। 100 ml में कितना ग्राम सॉल्यूट होगा, इसी को हम समझते हैं W/V। 100 ml अगर सॉल्यूशन है उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा, वही बात है, ठीक है। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर हम x ग्राम सॉल्यूट ले रहे हैं तो वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए, 100 ml सॉल्यूशन प्रेजेंट होना चाहिए, यही मतलब होता है। तो बोलेंगे सर मेरे पास 120 ग्राम है ना, तो बोलेंगे ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें 20 ग्राम मेरे पास सॉल्यूट है तो उसको 100 ml हमको चाहिए सॉल्यूशन। देयरफॉर अगर मेरे पास 120 ग्राम हम सॉल्यूट ले लेंगे तो कितना ml चाहिए, तो 20 छक्के 120 इंटू 6, तो 600 ml हमारा सॉल्यूशन का चाहिए। ऐसे भी करके हम सवाल को डील कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो एक लास्ट सा सवाल है, उसको हम लोग डील कर लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को हम लोग स्टॉप करेंगे। देखो क्वेश्चन है, फाइंड परसेंटेज W/V ऑफ 20% W/W H2SO4 सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो डेंसिटी जो दिया हुआ है ना सॉल्यूशन का 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ है, समझना बात को। देखो यहाँ पे मैं ना W/V परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है बोलो बच्चों, W/V परसेंटेज हमको यहाँ पे निकालना है, और दिया हुआ क्या W/W परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, समझना बात को। हम बोलेंगे अपना वाला तरीका, पहले यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 20% W/W H2SO4 सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, तो बोलेंगे सर 20 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि देखो यहाँ पे ना हमको W2 दिया हुआ है 20 ग्राम और W1 प्लस W2 यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन वो दिया हुआ है 100 ग्राम। ये चीज़ हमको गिव है ना, देखना ध्यान से। अब ना हमें निकालना क्या, W/V परसेंटेज निकालना है ना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या, इसी को हम लोग लिख सकते हैं W ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। तो मास सॉल्यूशन कितना आया, देखो ध्यान से 100 ग्राम दिया हुआ है और डेंसिटी कितना दिया है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो कितना, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, बाद में सॉल्व करेंगे। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको निकल चुका है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, परसेंटेज W/V ये कैसे निकलता है, बोलेंगे सर W ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यही करते हैं कि नहीं करते हैं, W2 यही तो हमारा सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का कितना है 20 और डेंसिटी ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का कितना है 100 बटे में 1.2 गुना 100। ये 1.2 पलट के ऊपर जाएगा तो 20 गुना 1.2 अपॉन में 100 गुना 100, ये कट गया, ये पॉइंट इससे कट गया, यानी कि 24%। बात समझ में आया बच्चों क्या है, यहाँ पे ना W/V परसेंटेज हमको निकालना था 20% W/W। 20% W/W का मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो अब सॉल्यूशन का डेंसिटी चूंकि दिया हुआ है तो हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 100 बटे 1.2, तो इतना वॉल्यूम में कितना प्रेजेंट रहेगा, यही कहानी है। तो ये मास दिया हुआ था सॉल्यूट का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकाल के, यानी कि 24% हमारा आ रहा है। इसका मतलब क्या 24% W/V का मतलब क्या है, 24% W/V का मतलब क्या हो गया, 24 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। समझ आया। देखो इसको ऐसे भी किया जा सकता है बच्चों, इस सवाल को ना ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 ml में कितना, तो बोलेंगे अभी ml कितना आया, इतना आया है ना, ये निकाले थे ना, देखो ध्यान से, ये जो हम निकाले थे वॉल्यूम सॉल्यूशन इतना ही निकाले थे ना। इसको नोट करो, फिर हम इसको दूसरा विधि भी बताते हैं तुमको, देखो ध्यान से क्या बता रहे हैं, इसको नोट कर लो बच्चों। 24% का आंसर आ रहा है। इसी क्वेश्चन को ना हम एक और उपाय लगा के इसको डील करते हैं। हमको 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है ना 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 100 ml में कितना प्रेजेंट होगा, है ना। तो बोलेंगे हमको 100 बाई 1.2 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है,
20 ग्राम, यही ना मतलब इतना ml में कितना प्रेजेंट होगा। तो बोलेंगे देखो ध्यान से, इतना ml में हमारा 20 ग्राम प्रेजेंट, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट तो चेंज होने वाला नहीं है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल लिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया 100/1.2। इतना ml ऑफ सॉल्यूशन में अगर 20 ग्राम प्रेजेंट है तो देयरफॉर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा, 1.2 को इधर खिसका देते हैं तो कितना हो जाएगा बोलो, 12×24 ग्राम। समझ में आया। बोलेंगे ये जो डेंसिटी से निकाले थे ये वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम में अगर हमारा 20 ग्राम प्रेजेंट है तो 100 ml में कितना प्रेजेंट होगा। इसी को तो हम लोग परसेंट, 24 ग्राम नहीं आएगा, 24% आएगा ना, 24% आएगा। मतलब समझ में, देखो हमेशा ना हम लोग को जब भी W/V निकालना है, इसका मतलब 100 ml में कितना मास प्रेजेंट होगा सॉल्यूट का, W/W निकालना है, इसका मतलब 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है। ऐसे करके हम लोग सवाल को डील करते हैं बच्चों। तो आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिए बच्चों, W/W, V/V और W/V। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन को डील करेंगे। पार्ट्स पर मिलियन को भी हमें डील करना है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।